अगर मेरे को काम मेरा ईज़ी करवाना है, तो मैं खुद जाता हूँ कि भई ये पैसे ले लीजिए मेरा काम कर दो। पैसे माँग नहीं रहा है आगे वाला, सही बात मैं है। खुद दे रहा हूँ लीजिए। तब गरीबी थी, आपके माता-पिता काम करते थे, एक छोटी ग्रोसरी शॉप थी। आपने ऑरेंजेस भेजे हैं रेलवे स्टेशन पर। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है कि आपके साथ बोले यार इतना रिस्की है, इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टरों ने बोल दिया है कि भई वो हम नहीं कर सकते और उसको इतना समय आएगा और आप बोल रहे करूँगे करके, तो भई हम लोगों से अलग तो नहीं हो। तब आपको बहुत सारी बैंक्स ने लोन्स देने से रिफ्यूज़ किया। ऐसा धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या है, उस समय की ज़रूरत वो थी, इसलिए वो करना पड़ा, वो किया मैंने। लेके गया मेरे को एक जो पैसे इंटरेस्ट से देते, तो उन्होंने बोला कि घर के पेपर लाए हो? तो एक्सेप्ट करिए कि ये भी फेज़ लाइफ़ का आएगा और उसको एम्ब्रेस कर कर आगे बढ़िए। तो हमने क्या किया कि आउट ऑफ वे जाके अपनी अकल लगाई। मैंने बोला यार क्यों ना हम ब्लैक में लें। आपने हमेशा कहा है आपका एम्बिशन रहा है टू बी अ जॉब क्रिएटर दैन टू बी अ जॉब सीकर। नौकरी करने से क्या होगा कि आपको हमेशा किसी न किसी की सुनना है। एक्चुअली इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपने पेरेंट्स पर कि उनके डिसीजंस को राइट मानकर फॉलो करने लगते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स का, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कभी भी मैंने उनका डिसीजन नहीं माना। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बट कोई और भी एक फैक्टर है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्यूल टू सक्सेस। देखो क्या, ऐसी जो सिचुएशन आती है उसको इग्नोर करना ही बेहतर है। आपने ज़रूर कुछ रिस्क लिए होंगे। तो मतलब ये बॉर्डर को कितना देर के लिए बंद कर सकते हैं? उस समय के स्ट्रगल्स क्या थे? मेहनत करने से सब कुछ हासिल नहीं होता है। घर के वैसे हालात नहीं थे, जब तक ये मटेरियल जाएगा नहीं तब तक वो हाइड्रो पावर प्लांट चालू होगा नहीं। 94 से 2001 तक ऑटो रिक्शा चलाता था और वो गाड़ी का 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। अगर देखोगे तो मेहनत वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला या गड्ढा खोदने वाला, वो सबसे ज़्यादा करता Take it till you make it. Very nice. Trust no one. पैसा सब कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है। जहां गरीबी ने लिखी कहानी, वहीं हिम्मत ने बनाई पहचान। हर आंसू ने दिया हौसले का असर, छोटी गलियों से बड़ी सपनों तक का सफर। Welcome to the Happiness with Mansi show where happiness finds a voice. Today our guest is someone जिनको इंडिया ऑक्सीजन मैन के नाम से जानती है। He is chief person of the Maharashtra State Minorities Commission. बहुत हम्बल बिगनिंग्स से उन्होंने शुरुआत करी है। बॉर्न इन स्लम्स, उनकी मदर एक छोटी ग्रोसरी शॉप चलाती थी एंड उनके फादर विलेजेस टू विलेजेस ट्रैवल करते थे टू सेल ब्लैंकेट्स। From selling oranges at railway stations to driving an auto rickshaw, आज he runs a business of annual turnover 2000 CR. A true story of rags to riches. ये एपिसोड सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। So I'm super excited to welcome Mr. प्यारे खान जी on the Happiness with Mansi show. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को सब पहचान जाते हैं, बट एंटरप्रेन्योर वो बने कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, वो समय की जब आप बहुत हम्बल बिगनिंग्स से शुरू किए हैं। तब गरीबी थी, आपके माता पिता काम करते थे, एक छोटी ग्रोसरी शॉप थी। आपने ऑरेंजेस भेजे हैं रेलवे स्टेशन पर, आपने ऑटो रिक्शा भी चलाया है। उस समय के स्ट्रगल्स क्या थे? स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है कि आपके साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली है। जैसा आपने 100 करोड़ का बनाया तो आपको 200 करोड़ के लिए स्ट्रगल करना है। 200 करोड़ का बनाया तो 500 करोड़ के लिए स्ट्रगल करना है। 500 करोड़ का बनाया तो 1000 के लिए स्ट्रगल करना है। तो स्ट्रगल को क्या है, लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। राइट। यानी स्ट्रगल है ही लाइफ में।
अब आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि Right. स्ट्रगल नहीं है करके, तो स्ट्रगल के साथ ही हमको पूरा जीवन जीना है। सो एक्सेप्ट करिए कि ये भी फेज लाइफ का आएगा और उसको एम्ब्रेस कर कर आगे बढ़िए। बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रगल बहुत डराने के लिए एक ऐसा शब्द है वो, लेकिन आप उसको एकदम नॉर्मल लेके आप लाइफ में उसको लेके चलिए और आप आगे बढ़ते जाइए। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। बट इतनी हम्बल बिगिनिंग्स से आपने शुरुआत करी और आज आपका इतना बड़ा एम्पायर है, आपका बिजनेस टर्नओवर 2000 करोड़ है। ये इजी नहीं है, ये ट्रैजेक्टरी भी बहुत रेयर है। डेफिनेटली कुछ टर्निंग पॉइंट रहा होगा, कुछ चेंज इन थॉट रहा होगा कि मैं कर सकता हूँ। क्या था वो टाइम आपके लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2000 करोड़ के पीछे भागा नहीं। मैंने अपने काम पे फोकस किया और वो काम मुझे 2000 करोड़ की तरफ लेके जा रहा है। तो मैंने अपना पूरा जो फोकस था मेरे वर्क पे किया। मैंने अपना 100% अपने उस काम को दिया, जो उस काम की वजह से आज मेरा जो कंपनी का टर्नओवर है वो इस ओर जा रहा है। तो मेन क्या होता है कि लाइफ में काम को आपको बड़ा समझना है। सबसे बड़ा क्या होता है कि आपका वर्क, और वर्क इतना स्मार्ट होना चाहिए। देखिए क्या है कि लाइफ में लोग बोलते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं। आप मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो मेहनत वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला या गड्ढा खोदने वाला, वो सबसे ज़्यादा करता है। तो मेहनत करने से सब कुछ हासिल नहीं होता है। ब्यूटिफुल। हाँ, मेहनत करने वाले हमसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, वो आपको आगे लेके जाता है। बिल्कुल। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि मेहनत करना ज़रूरी है, बट स्मार्ट अप्रोच रखना और भी ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि क्या मेहनत तो काफ़ी लोग करते हैं। लोग अगर आप इस दुनिया में अगर देखो तो 18-18 घंटे वाले काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको भी सक्सेस नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, काम करने वाले लोग हैं। तो सक्सेस कहाँ मिलता है, हमको इस पे जाना है। जैसे कि आपने कहा कभी भी आपका थॉट नहीं था कि मैं 2000 करोड़ का कभी एनुअल नहीं सोचा, टर्नओवर रखूं। कभी नहीं सोचा। मतलब काम करो बस और ऑटोमेटिकली फल आप की चिंता नहीं हाँ, करो। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। नियत साफ है तो बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। हम वो चीज हासिल कर सकते हैं। देखिए, यदि नियत साफ है ना, तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं कि भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, मेरे फादर के पास ये नहीं था, मेरे को ये नहीं मिला, मेरा घर तो ऐसे ही था। तो जो लोग बहाने बनाते हैं, उनके लिए बहाने बहुत होते हैं। जो काम करते हैं, उनके पास बहाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा आपने कहा। मैं जो आपके बारे में पढ़ रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, उसमें मैंने ये एक चीज जरूर पढ़ी कि एक समय ऐसा भी था कि जब आप स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आप 10th पास रहे हैं और लाइफ तब इजी नहीं थी, बट आपने हमेशा कहा है कि आपकी स्ट्रगल्स ही आपकी यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल। ऐसा मैसेज आप क्या एक बच्चों को देना चाहेंगे जिनको बहुत स्ट्रेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, कि अगर वो ये पास नहीं करेंगे तो शायद वो वैसी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाएंगे। पर देखिए आप, क्या ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, 10th पास एंड आज इतना बड़ा एम्पायर आपने क्रिएट करा है। कैसा था उस समय, फैमिली के हालात नहीं थे या घर के वैसे हालात नहीं थे कि उस समय मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन 33 इयर्स की एज में मैंने एजुकेशन को वापस से स्टार्ट किया। ऑलराइट। हाँ, तो मैं मैट्रिक फेल था। उसके बाद मैंने 10 पास किया, उसके बाद 12 पास किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए गया। तो ऐसा नहीं कि मैं उस समय पढ़ा। एजुकेशन का भी कोई समय नहीं होता है, आप कभी भी ले सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए, जब जैसा आपको ज़रूरत के हिसाब से लगे आप बिल्कुल, लेकिन एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। हो सकता है उस समय मेरी सिचुएशन नहीं थी, और मैं बच्चों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा तो आप भी मत पढ़िए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इतना कंप्लीटली। इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट कोई और भी एक फैक्टर है विच इज मोर इम्पोर्टेंट फ्यूल टू सक्सेस, जो कि आपने प्रूव किया है। देखिए, सक्सेस का मैं आपको बता देता, पहले तो आपके जो बच्चों को जो मैसेज देने वाली बात है कि जो बच्चे सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा है वैसा, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों को मैं कभी भी, मैं जीवन में यहाँ हूँ तो मैंने हर चीज को अपने से छोटा समझा। आपको भी ये समझना है, कितना भी, चाहे जी के एग्जाम हो, नीट के एग्जाम हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, आप जिस दिन उसको अपने से छोटा समझेंगे तो आप उस पे यकीनन, मैं बोलता हूँ कि फतेह हासिल कर पाएंगे। क्या बात है। लेकिन यदि आपने उसको अपने से बड़ा समझा, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या होगा, एक बार फेल होंगे, दोबारा दीजिए,
तिबारा दीजिए। तो आपको कोशिश कंटिन्यू करती रहना है, यानी आपको हमेशा क्या है कि कोशिश करते रहना है। कारण क्या है कि जो लोग लक्ष्य के पीछे नहीं भागते, यार एक बार तो मैं फेल हो गया और हार मान लो, तो उससे कभी सक्सेस नहीं मिलता। आपको उस लक्ष्य के पीछे भागते रहना है। मतलब स्ट्रेस को कभी भी अपने दिमाग में नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन आने नहीं देना है। खुद पर विश्वास बस रखकर आगे बढ़ना अपने है। आप को पहचानना है। जो लोग अपने आप को पहचानते हैं वो कहीं और रहते हैं। जो लोग अपने आप को नहीं पहचानते, जो दूसरों पे भरोसा करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुद की कैपेसिटी को जानना कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ। जिस दिन लोग ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर व्यक्ति में सक्सेस होती है। अभी आप एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको भी देता हूँ। क्या आपको सुबह रनिंग करने या कहीं काम करने जाना है, अगर 6 बजे पहुंचना है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप 6:05 पे पहुंचते हो, 6:10 पे पहुंचते हो। होता है ऐसा? बिल्कुल। होता है ना? लेकिन आपको फ्लाइट पकड़ना है तो आप 5:50 पे पहुंचते हो, वो आपकी सक्सेस है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं 5:50 पे नहीं पहुंचा या नहीं पहुंची तो फ्लाइट छूट जाएगी। राइट। तो वो सक्सेस है। तो वो सक्सेस हमको बाकी भी अपनी लाइफ में लेके आना है। मतलब हम जितनी अहमियत हम उस सिचुएशन में उस चीज को दे रहे देंगे, हैं, हाँ। उतना ही हमें अहमियत और इम्पोर्टेंस बिल्कुल हर बिल्कुल चीज को देनी है। बिल्कुल। बट हमारा जो ग्रांटेड आप अप्रोच है, क्या रहता है कि जहां आपको डर रहता है वहां बराबर आप कर बिल्कुल लेते हो, बिल्कुल और जहां आप कंफर्ट जोन में रहते हो राइट, वहां आप एफर्ट नहीं लगाते, और वहां पर हम तो सक्सेस क्रिएट नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते। तो आप जब कंफर्ट जोन में हैं तब आपको एफर्ट लगाने हैं। ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, हाँ। दैट्स अ ब्यूटिफुल पर्सपेक्टिव, थैंक यू। मुझे स्टिल आपसे एक क्वेश्चन है, उस समय जब आप रेलवे स्टेशन पे ऑरेंजेस सेल करते थे, कभी सोचा था कि मैं 2000 सीआर का टर्नओवर देख पाऊंगा? नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या था कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था। और क्या है कि एक ये मान लीजिए कि 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी 2000 करोड़ की कंपनी की बात करता, तो उस समय की सिचुएशन थी इसलिए मैंने वैसे काम किए, क्योंकि वो मेरी जरूरत थी। और आपने एक शाहरुख खान के पिक्चर का डायलॉग सुना होगा कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या है, उस समय की जरूरत वो थी इसलिए वो करना पड़ा, वो किया मैंने। हाँ, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, और नियत हमेशा साफ रखी नियत एकदम आपने। हमेशा साफ थी। तो मैंने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहा। आपने जरूर कुछ रिस्क लिए होंगे। हाँ, लाइफ में बहुत रिस्क लिए। क्या ये रिस्क डर के साथ लिए कि खुद पे विश्वास रख कर लिए? देखिए मैं क्या है कि पहले करता हूँ और बाद में सोचता हूँ, ये रिस्क है। जो लोग पहले सोचते हैं और बाद में करते हैं वो कंफर्ट जोन में। कैलकुलेटिव। हाँ, आप अगर जेब में कैलकुलेटर लेके अगर हिसाब करोगे तो 2000 और 5000 करोड़ की 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बना सकते। आपको पहले करना है, बाद में सोचना है। कुछ गलत होगा तो वो सिखा के जाएगा आपको। बिल्कुल। लेकिन आप जब तक कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं नागपुर में आया। नागपुर में 2000 ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उन्होंने कभी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में काम नहीं किया। मैंने सब जगह किया। मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया ओडीसी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने 14,000 स्क्वायर फीट ऊपर जाके काम किया। मैंने तो हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं किया ये काम। That's नागपुर में incredible. किसी ने नहीं किया। तो मैंने रिस्क लिया इसलिए किया। रिस्क लेना भी अपने आप में कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? देखिए, कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है कि जो आपसे हर चीज करवा देती है। अगर यदि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाइफ में कभी सक्सेस भी नहीं हो सकते। आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे तो वहां लिखा है कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिटर। वाह, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो लाइफ में आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कॉन्फिडेंस, वी आर नॉट बोर्न विद कॉन्फिडेंस, इसको हम इवेंचुअली डेवलप करते हैं। इट्स अ स्किल। आपने कैसे डेवलप करा वो देखिए, कॉन्फिडेंस आपके मेरे को क्या अंदर? लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, वो मेरा कॉन्फिडेंस था।
मैं बस मैं यही चाहती थी हाँ। कि आप में वो विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मैंने भाई देखिए, मैं नहीं करूंगा तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, वो नहीं करेंगे तो आप करोगे, कोई तो करेगा। अगर यहाँ पे ब्रिज बनाना है, आपको लगता है, आप नहीं करोगे। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने बोला मैं नहीं करूंगी, तो वो ब्रिज रुकने वाला है क्या? कोई तो आके करेगा। और उस समय जब आपको विश्वास था खुद पर कि मैं ये कर सकता हूँ, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई सपने बहुत बड़े हैं, उस समय क्या थॉट था आपका? देखिए, उस समय बहुत सारे लोगों ने लिख के दिया था, इंडिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं आपका, जब आपने बोला है कि किसी ने बोला होगा, तो जर्मन एक कंपनी है एबीबी करके, आप सर्च कर लेना। उन्होंने ये राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स है इसका। जी। इन आरपीजी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था भूटान में। तो भूटान में एक प्रोजेक्ट था, उस गेट की हाइट थी 13 फीट, और आरपीजी ग्रुप का मटेरियल था केसी इंटरनेशनल का 17 फीट। और उसको ले जाने का खर्चा जो इतना ज्यादा आ रहा था कंपनी को, और खर्चे का छोड़िए, एक्सपेंसेस का छोड़िए, उसको समय 2 ढाई साल 3 साल लग रहा था। और भूटान कॉर्पोरेशन का पावर प्लांट बन के रेडी था, हाइड्रो पावर। अब उनको हाइड्रो पावर, जब तक ये मटेरियल जाएगा नहीं तब तक वो हाइड्रो पावर प्लांट चालू होगा नहीं। तो सब इंडिया के बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों से उन्होंने पूछा, बड़े बड़े, यानी कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी बड़ी कंपनियां, 3,000 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की, और काफी 25-50 साल पुरानी कंपनी ने उनको मना कर दिया। नहीं, बोले जी इसके लिए तो इतना ही समय लगेगा, 3 साल से समय और इतना एक्सपेंसेस। आरपीजी ग्रुप में मिस्टर गुप्ता हुआ करते थे, आनंद कुलकर्णी जी और विमल केजरीवाल जी। तो मेरा सर्विस बहुत अच्छा था वहां पे काम करने का, मैं छोटा काम करता था जी। उन्होंने मुझे बोले बम्बई आ सकते हैं, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये एक ऐसा ऐसा जॉब है, ऐसा ऐसा वर्क है, क्या आप करोगे? मैंने हाँ जी करूंगा। तो कैसे करोगे? मतलब वो तो नहीं बताऊंगा। अच्छा। तो बोले नहीं बताओगे तो कैसा चलेगा, बताना तो पड़ेगा ना कैसा करोगे। मतलब देखिए, आपको मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा, अगर विश्वास है तो मैं करूंगा, विश्वास नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो बोले यार इतना रिस्की है, इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टरों ने बोल दिया कि भाई वो हम नहीं कर सकते और उसको इतना समय आएगा, और आप बोल रहे करोगे करके, तो भाई तुम लोगों से अलग तो नहीं हो, तुम भी ट्रांसपोर्टर है, वो भी ट्रांसपोर्टर है। मतलब देखिए साहब, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है, हो सकता है मेरे से वो बहुत बड़े हो। तो बोले आपके कॉम्पिटिटर ने तो मना कर दिया और आप बोल रहे करेंगे। मतलब देखिए, वैसे भी तो कोई कर नहीं रहा, और मैं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको विश्वास है। तो बोले हम पैसे करने के बाद देंगे। मतलब ये ठीक है, ये मुझे मंजूर है, लेकिन कैसा करूंगा मैं ये नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद एबीबी ने एक मेल डाला राइटिंग में आरपीजी ग्रुप को, कि हमको ये कर नहीं पाएगा बंदा, इतना महंगा मटेरियल है, आप अगर इसको दोगे तो प्रोजेक्ट लेट होगा। तो मैंने कहा वो तो प्रोजेक्ट वैसे भी आपका लेट ही हो रहा है, 3 साल बाद ही होगा, जितने भी इंडिया के ट्रांसपोर्टर है उन्होंने तो वैसे ही दिया। जी। तो मुझसे आनंद कुलकर्णी जी ने पूछा, जो ईडी है अभी वहाँ के आरपीजी ग्रुप के, तो बोले आप कर लोगे? मतलब यस सर। मतलब विश्वास है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। बोले करो, गो हेड। क्या बात है। उन्होंने गो हेड करके मेल डाला, मैंने अपनी टीम को लगाया, एबीबी गुजरात से हमने वो माल भरा। मेरे ख्याल से 110 टन के वो ट्रांसफार्मर थे, 6 गाड़ी के, और बाकी चिल्लर गाड़ी। मैं खुद भूटान गया, वहाँ के मेयर से बात किया, भूटान गवर्नमेंट से बात किया कि मतलब देखिए ये मटेरियल मैं यहाँ तक तो लेके आ गया। अब वहाँ पे जापान ने ब्रिज बनाए थे, उस ब्रिज की स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी, वो 150-200 टन कैपेसिटी के लिए कैपेबल नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं यहाँ तक तो लेके आता हूँ गेट पे, गेट के बाद आपको मुझे परमिट करना पड़ेगा अंदर ले जाने। बोले यहाँ से तो माल ला ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ काफी सारे ट्रांसपोर्टर इंक्वायरी करके गए, आपको तो लाना पड़ेगा इधर पहाड़ी की तरफ से नदी के ऊपर ब्रिज बना के, और उसको कम से कम 3 साल लगेंगे। मतलब मैं उधर से भी लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग कर रहे थे मैं भी उधर से लेके आऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ से ले जाने की अनुमति दी तो मैं ये माल एक दिन में पहुंचा दूंगा, और आपका 3 साल पहले क्या बोलते पावर ये चालू हो जाएगा, पावर प्लांट। तो बोले ये कैसा लेके जाओगे, ये तो गेट 13 फीट का है, आपका मटेरियल 17 फीट का है। तो मतलब ये बॉर्डर को कितना देर के लिए बंद कर सकते हैं? तो बोले 48 घंटे। बोले हम गेट तोड़ने की परमिशन नहीं दे सकते, हिस्ट्रिकल गेट है, बोले हम इसको छेड़ भी नहीं सकते, मतलब गेट को कुछ नहीं करना है। आप बॉर्डर कितने देर के लिए बंद कर सकते हैं? तो बोले बहुत हो गया 48 घंटे के लिए।
बोला डर। अच्छा। तो मैंने उनको अपनी तरकीब बताई, मैं बोला मैं गेट को कुछ नहीं करूँगा, नीचे ज़मीन 5 फुट खोदूँगा और एक प्लेटें डाल के गाड़ियों को पास करूँगा। आपका गेट भी रहेगा और ये वापस वैसा का वैसा बना के भी दे दूँगा। तो बोले हाँ, ये हो सकता है। वो दिमाग किसी भी ट्रांसपोर्टर ने नहीं लगाया। उन्होंने परमिशन दी, मैंने 24 घंटे में वो रोड को खोद दी जेसीबी से, वहाँ स्टील की प्लेटें डाल दी और वो गाड़ियाँ पावर प्लांट में पहुँचा दी और आरपीजी ग्रुप को फ़ोटो भेज दिए। तो तब उनके समझ में आया और फिर उन्होंने मेरे को इंडिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश क्या बोलते तुम्हारा अफ़गानिस्तान सब जगह का काम दिया और कभी नहीं पूछा कि ये कैसा करूँगी करके। मतलब कॉन्फिडेंस, सच्चाई और स्मार्ट वर्क, इन तीनों स्मार्ट के वर्क ही है। कॉम्बिनेशन से। और वही एबीबी ने हमको वापस में जैसी माल पहुंचा तो हमको अपॉइंटमेंट लेके बुलाया कि आपको इंडिया में कहाँ काम करना है बताइए। तो काम करने की इच्छा शक्ति हो, क्या है कि आपने सोच लिया कि नहीं करना है इसमें है, उसका रास्ता बनाइए कैसे कर सकते। नहीं बोलने वाले तो 1000 है, फिर उनमें और आप में क्या फर्क रहा। तो जब तक आप भीड़ से अलग काम नहीं करते तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, नहीं तो उस भीड़ का ही हिस्सा बने रहोगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। आई थिंक इस स्टोरी के थ्रू बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे कि रोड मैपिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ए से बी तक पहुंचना है तो रास्ता खुद निकालना पड़ेगा, उस देखिए पे मैंने काम पहले करना काम है। लिया बाद में गया। राइट। लोग रहते तो पहले सर्वे करते Right. कैसा होगा नहीं होगा ये होगा। मैंने भी सोच लिया था कि 3 साल में करेंगे, बाकी कर रहे मैं भी करूंगा 3 साल। बाकी अगर 40 करोड़ ले रहे मैं 38 करोड़ लूंगा, 39 करोड़ लूंगा, कैसे उसके लिए मना तो नहीं करेगा ना। लेकिन उनका जो 3 साल का काम था मैंने 1 महीने के अंदर कर दिया। बोलते हैं ना, कभी सामने से अपॉर्चुनिटी आए मना नहीं मना करिए, नहीं करना, खुद रास्ता निकले, खुद बस रास्ता निकल। विश्वास रखिए। आप शुरुआत करो, Right. रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खोल देगा। Right. निकल जाते रास्ते, निकल जाते रास्ते आपको खुद ब खुद मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है वो शुरुआत करने में इतना समय लगा देती है। क्या हो, कई लोगों की तो आधी जिंदगी खाली शुरुआत करने में निकल जाती है, सोचने में निकल जाती है। राइट। तो लोग सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि वो कभी नहीं कर पाते। फिर वो जो व्यक्ति जो ज्यादा सोचता है ना तो फिर उसका मन बार बार डाइवर्ट होता है, वो ये Right. करूँ क्या वो करूँ क्या। Right. आप किसी भी एक कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसे यही फील्ड ले लीजिए, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ज्यादा सोचोगे तो ना ये अच्छा कर पाओगे ना कोई और अच्छा कर पाओगे। एक ऐसा भी समय था जब आप बैंक लोन्स के लिए जा रहे थे और तब आपको बहुत सारी बैंक्स ने लोन्स देने से रिफ्यूज किया, आपके तब के सर्कमस्टांसेस और बैकग्राउंड को देखकर। बट आज वही बैंक्स आपके साथ हैं, तो क्या लाइफ तब अनफेयर फील हुई? देखिए कैसा था, क्या मैं बोला ना कि मेरे में जिद और जुनून इतना है क्या जब तक वो सफलता मिलती नहीं तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं उस समय 2001 की बात होंगी ये, तब तक ऑटो रिक्शा चलाता था। यानी 2005 के बाद में सॉरी 1994 से 2001 तक ऑटो रिक्शा चलाता था। तो उस समय सोचा कि यार कुछ तो भी करते हैं। 94 के पहले मैं ड्राइवर था, तो उस समय सपने थे कि भाई अभी ड्राइवरी कर रहा हूँ, कुछ पैसे जोड़ूंगा, उसके बाद खुद की एक छोटी सी गाड़ी लूंगा, उसके बाद 407 608 मिनी ट्रक लूंगा, उसके बाद ट्रक लूंगा। ये ऐसी सोच थी क्योंकि फैमिली में फैमिलियर कोई बिजनेस नहीं था। मम्मी ने बड़ी तकलीफ से पाल पोस के बड़ा किया। फादर ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, फादर की गाँव गाँव जाके कपड़े बेचते थे। तो उस समय था नहीं कुछ तो भी करना है करके। तो मैं सोचा यार ऑटो कब तक चलाते रहेंगे। तो एक दिन गुस्से में आके मैंने ऑटो बेच दिया। अच्छा। 2001 की बात है। ऑटो बेचा 43,000 में। तो मम्मी से मैंने उस समय कुछ तो भी 14,000 लिया था ऑटो लेने के समय। तो वो मम्मी को 32,000 वापस कर दिया और मेरे पास कुछ 11-12 हज़ार रुपए थे। तो मैंने बोला ना कि पहले मैं करता हूँ बाद में सोचता हूँ। तो मैंने ऑटो बेचने, मेरे जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो पहले दूसरा क्या करना देखता, है, क्या करना है वो मैं बस सोचता। आपसे यही पूछने वाली थी। आपने ऑटो तो बेचा, बट सोचा आप करेंगे क्या? कुछ But नहीं है। क्या कुछ बात नहीं है, सोचा क्या मैंने। बात है। मम्मी का मेरा झगड़ा, मम्मी को बताया नहीं मैंने ऑटो बेचा करके। मम्मी बोले तू करेगा क्या, क्या करेगा ये तो बता। मैं बोला कुछ भी करूंगा लेकिन ऑटो नहीं चलाऊंगा। क्या बात है। मैं बोला कुछ भी करूंगा।
तो बोले कुछ दूसरा भाई, यानी तेरा चलेगा कैसा? तो फिर पूछा मैंने, भाई मेरे को ट्रक लेना है। तो ट्रक लेने के लिए तो बोले लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों के पास या रिश्तेदारों के पास कुछ गाड़ी थी। तो उस समय सोचा कि मैं नहीं यार, कुछ तो भी बड़ा करते हैं। तो एक रिश्तेदार को बोला, यार कुछ पैसे की हेल्प करो मेरे को। तो उन्होंने लेके गया मेरे को एक जो पैसे इंटरेस्ट से देते उनके पास। तो उन्होंने बोले पैसे चाहिए, मतलब हाँ पैसे चाहिए, अभी शुरुआत करना, मेरे को 1,50,000 की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि घर के पेपर लाए हो? बोला यार घर तो है ही नहीं, क्योंकि उस समय में मेरे ख्याल से एक हमारे दोस्त थे हाजी एजाज करके, उनके मैं किराए से रहता था, और उसका कुछ रेंट था 700 रुपये महीना। तो वही बड़ी मुश्किल से दे पा रहा था। तो मैंने बोला घर के पेपर तो नहीं है। तो फिर एक सज्जन के पास गया मैं, अच्छे थे वो। बोला यार ये पैसा कैसा आता है? मैं बोला मैं एक जगह गया था, ऐसा ऐसा कहा कि पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला घर के पेपर लाओ। तो बोले यार पैसा अगर मांगना है तो बैंक को अपना दोस्त बनाओ। तो मतलब बैंक को अपना दोस्त बनाने के लिए क्या लगता है? सिर्फ मैंने उतना ही सुना, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि अगर दोस्ती करना है, रिश्तेदारी करना है, तो बैंक से करो। वाह। बैंक आपको सब कुछ देंगी, गाड़ी देंगी, घर देंगी, ये देंगी। तो मतलब बैंक के लिए क्या लगता है? तो मेरे में एक अच्छी चीज थी कि जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता था उस समय भी इनकम टैक्स भरता था। उस समय में 500 रुपये भरता था साल के। तो मेरे को बहुत सारे लोग बोले, बोले कोई ऑटो रिक्शा वाला इनकम टैक्स भरता है कि? हमने तो नहीं सुना बोले आज तक नागपुर में कोई ऑटो रिक्शा वाला इनकम टैक्स भर रहा है। मतलब नहीं यार, ऐसी साल में इतना पैसा कमा लेते, 40-50 हजार, 500 रुपये सरकार को देने में क्या दिक्कत है? पेपर तो बन रहे। सही बात क्या है। मेरे को भी गर्व होता कि नहीं मैं देश को 500 रुपये देता हूँ करके। तो मेरे में एक अच्छी आदत थी कि मैं 500 रुपये टैक्स भरता था। हम्म। तो बैंक में गया तो बैंक ने लिख के दिया कि भाई 3 साल का रिटर्न, घर का एड्रेस, केवाईसी में जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वो। ठीक है भाई। फिर मैंने लोन के लिए अप्लाई करना चालू किया कि लोन कैसा मिलता है। तो फिर बैंकर्स ने पेपर वेपर चेक किए, तो फिर बोला कि नहीं तुमको लोन नहीं मिल सकता। मैं बहुत सारी बैंकें घूमा, मैंने किसी भी बैंक को नहीं छोड़ा। उस समय जितने भी आईएनजी विश्व बैंक आई थी, आईसीआई, एचडीएफसी आई, आईडीबीआई, उसके बाद क्या नाम है तुम्हारा, एक सेंचुरियन बैंक था, जी कंट्री वाइड था, ये था वो था, सब कुछ हम डाला, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और वो जैसा जैसा बोलते थे, जैसा जैसा गाइडेंस देते थे, वैसा वैसा करते जाता था अपना, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और उस समय क्या था कि मैं ऑर्केस्ट्रा में रात में बजाता था, तो उससे थोड़ा बहुत 200-300 रुपये मिलते थे, तो घर का खर्चा निकल जाता था। तो मैंने कंटिन्यू काफ़ी बैंकों में स्ट्रगल किया लोन के लिए, लेकिन लोन नहीं मिला। फिर 2003 में, 3 की बात है, तो मैं जाके बैंक में बार बार जाता तो दोस्ती हो गई, लोग पहचानने लगे, अरे यार ये आता है इनसे नहीं। तो मैनेजर बार बार मना करता, यार बोले तुमको हो ही नहीं सकता लोन, एक तो बोले तुम्हारा एरिया नेगेटिव, वहाँ हमको मना है कि यहाँ लोन नहीं देना, यहाँ लोन दिए तो वापस नहीं आएंगे। तो बोला सर कोई तो रास्ता होगा लोन देने का। तो बोले ठीक है तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, मैं आता हूँ। तो बैंक मैनेजर का नाम था भूषण बैस। तो बोले हम तुम्हारे घर आएंगे, और एक बंडू जोशी करके बंदा था जिससे मैंने गाड़ी, यानी टाटा कंपनी में थे, मैंने वहां से कोटेशन लिया था गाड़ी लेना है करके मेरे को चलाने के लिए। वो वो और बंडू जोशी और भूषण बैस मेरे घर आए। घर आए तो वो देख के, घर देख के डर गए, क्योंकि हाँ। सलम एरिया में था। तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरी तकलीफ की वजह से आए वहां, कि यार ये बंदा इतना जुनूनी है और बार बार आते रहता है। और शायद विश्वास भी कर पा रहे हाँ, होंगे, वो दोस्ती हो गई होगी थोड़ी तो सी। इसलिए वो आ गए। आए फिर आने के बाद देखा उन्होंने, तो घर तो बोले किराए का है। फिर उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, तो बोले हम कल बताएंगे।
तो मैंने बोला ठीक है। आए, बैठे-वैठे गए, मैंने चाय कॉफ़ी पिलाया। उसके बाद सेकंड डे मैंने फ़ोन किया, बोला सर मेरे लोन का क्या हुआ? तो बोले यार लोन तो तुमको मिल नहीं सकता। ओह! बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर ट्राई करेंगे। कैसा मिल सकता है मेरे को ये देखना है और कब तक नहीं मिल सकता। फिर मैं 3-4 दिन बाद उनके पास चला गया, तो फिर वो बैंक मैनेजर को बताया गया, वही लड़का आया है बोले, जो हमेशा आके यहाँ वेट करता है आपका। तो फिर उसने बहुत सोच के बोले ठीक है ऊपर भेजो अभी। तो फिर वो बताया, तो यार बोले तुम ऐसे जगह रहते हो कि हम लोन नहीं दे सकते और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि आप इतने बार आते हो। तो मैंने सर कोई तो रास्ता होगा, आप बताइए, मैं हो सकता है 1 साल बाद और ट्राई करूँ, उस लेवल पे पहुँचूँ। तो उसने सोचा कि ये बंदा मानने वाला नहीं है। उसने मेरे को बोला ठीक है बोले, बंडू जोशी को बुलवाइए। तो फिर बंडू जोशी को बुलवाया मैंने। तो उसने उनको बोला कि देखो इनको लोन देना तो बनता नहीं है। अब मैं रिस्क लेके इनको लोन दे देता। तो उसने मतलब देखो बोले आपको लोन देना तो बनता नहीं, मैं आपको लोन देता, लेकिन आपने लोन को लौटाया नहीं तो मेरी नौकरी तो गई। क्योंकि बैंक का जो सिस्टम है उसमें आपका बैठता ही नहीं। क्योंकि एक तो आपका एरिया नेगेटिव है, ना आपकी उतनी इनकम है, ना आपके पास खुद का घर है। तो वो मेरे जज्बात थे, मेरा जुनून था, तो उसके वजह से वो नतमस्तक हुए, वो झुके और उन्होंने मेरे को पहला लोन 11 लाख का दिया। क्या बात! तो 2003 11वें महीने में मेरे को पहला लोन मिला। एंड आपको कितना समय लगा उस लोन को चुकाने में? अब उसके बाद मैं बताता, जब मेरे को लोन मिला, मैंने एक गाड़ी खरीदा और वो गाड़ी का 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। ये तो बहुत टर्निंग पॉइंट लाइफ का आ गया। तो 2004 में एक्सीडेंट हो गया, ये अमरावती के पास माना करके है, तो किसी पेट्रोल टैंकर ने उसको मार दिया और मुझे सुबह सुबह फोन आता है कि अभी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो सुबह सारे सारे रिश्तेदार घर पे, ड्राइवर का हमने बोले तेरे को समझाया था क्या इस लाइन में नहीं आना, किसी से दुश्मनी निकालना है तो उसको ट्रक दिला दो, तो तरह तरह की बातें करने लगे। और अभी एक काम कर बोले, अब जो भी है जैसा भी 50-100 रुपए का काम करना जो करना है, और ये गाड़ी बैंक को वापस कर, और आगे से ये बिजनेस में जाना नहीं, और बैंकर्स को फोन कर दे, वहां जाने की भी जरूरत नहीं। तो मेरे सगे मामा आए थे, उन्होंने ये मुझे ज्ञान दिया, कि मेरे अंकल थे उन्होंने ये चीजें मेरे को बोली। तो मैं बोला नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे लोन दिया उसका क्या होगा। उसने तो मेरे पे विश्वास करके, आज वो गाड़ी टूट गई फूट गई, मैं उसको बोलूं लेके जाओ करके। सही बात है। तो मैंने इनकी किसी की नहीं सुना, अपने दिल की सुना। मैं यहाँ से अमरावती गया, माना गया, तो इन्होंने सबने वो गाड़ी को देखा था, इनके पास फोटो आए थे, तो ये बोले गाड़ी बन ही नहीं सकती। तो मैं गया वहां, देखा, बोला नहीं ये गाड़ी बन सकती, ये गाड़ी को बनाऊंगा मैं। तो बोले तेरे पास पैसे, मैं लो वो देखूंगा मैंने वहां से गाड़ी उठाई, ड्राइवर को हॉस्पिटलाइज करवाया, गाड़ी लेके आई। यहाँ पे प्रेम बॉडी बिल्डर है, अच्छे मेरे रिलेशन हो गए थे उससे। फिर गाड़ी में मतलब देखिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और आप ये मेरे को गाड़ी बना के दीजिए, मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगा। तो उस समय मेरे ख्याल से 75,000 या 80,000 का उसमें काम था। तो उन्होंने बोले ठीक है, तो कुछ पैसे 10-20 हजार दिया, आपको गाड़ी बना, वापस से रास्ते पे आया, और उसके बाद जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। क्या फिर वो गाड़ी को कंटिन्यू किया, उसके बाद 2005 में एक गाड़ी और लिया, फिर धीरे धीरे करके 2007 तक के मेरे पास 6-7 गाड़ी का काफिला, और सर्विस अच्छी रहने के कारण 2008 में मुझे बैंक ने 5 लाख का, पहला 5 लाख का सीसी लिमिट दिया। अभी तो 500 करोड़ का है। उस तो उस समय 5 लाख का लिमिट 2008 में मिला। तो उस समय भी मैं ईमानदारी से काम करता था, तो लिमिट छोटा, जितना लिमिट उतना ही काम। उस समय क्या हो गया, आरपीजी से ये फोन आया, तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली, इंडिया के टॉप ट्रांसपोर्टर कौन है, तो उसमें मेरा नंबर 1 आ गया, क्योंकि मेरी सर्विस सबसे अच्छी थी। अरे वाह! मैं ईमानदारी से काम करता था, किसी भी कस्टमर को ब्लैकमेल नहीं करना, और काम मेरा पैशंस था, आउट ऑफ वे जाके काम करके देता। तो अचानक एक दिन एमडी बुट्टी बोरी में आए, बुट्टी बोरी में आके उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की लिस्ट में से मुझे बुलाया,
तो सारे प्लांट हेड पूछने लगे, भाई इतने छोटे ट्रांसपोर्टर को एक एमडी ने क्यों बुलाया? तो मुझसे पूछे, तुमने कुछ किया? बोला नहीं। तो बोले, एमडी ने क्यों बुलाया तुमको? राजस्थान के प्लांट हेड का फोन आया, बोले तुमसे कुछ गलती हुई क्या? बोला नहीं। भुट्टीबोरी के प्लांट हेड का फोन आया, अमोल भोपले साहब का, उन्होंने बोले तुमसे कुछ गलती हुई? बोला नहीं। तुमने कुछ किया? बोला नहीं। कुछ एमडी को बोला? बोला नहीं। एमडी ने तुमको क्यों बुलाया? बोला मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, बोले आप आइए भुट्टीबोरी। गया मैं भुट्टीबोरी, सब पूरी भीड़ जमा होती कि भाई इतने छोटे आदमी को एमडी ने क्यों बुलाया? केजरीवाल साहब कभी मिलते ही नहीं ट्रांसपोर्टर से, इसको क्यों बुलाया? सही बात है। हमने बोला भाई मुझे भी नहीं मालूम, आप उन्हीं से पूछो, अब मुझे बुलाया, मैं आपका काम करता हूँ, मुझे आना है। गए अंदर मीटिंग रूम में, सब आनंद कुलकर्णी जी, सब पूरी उनकी टीम अकाउंट्स की वो बैठे थे, मिस्टर के, उन्होंने साहब नमस्कार, बताए सर क्या कैसे क्या? सब लोग पूछ रहे मुझे आपने बुलाया, क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं मालूम, मैं क्या बताऊं इनको, क्या आपने मुझे? बोले खान साहब मैं आपका रेटिंग देख रहा था, आप इतना अच्छा काम करते हैं हमारे साथ, बोले काम क्यों नहीं करते, बड़ा काम क्यों नहीं करते? मतलब साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब जितने पैसे उतना काम करता हूँ ईमानदारी से। उन्होंने अपने अकाउंटेंट्स को बुलाया, बोले हमको बैंक का इंटरेस्ट कितना आता है? तो बोले हमारे साथ काम करोगे? बोले सर मैं काम तो कर रहा हूँ, बड़े काम करोगे? बोला हाँ सर बिल्कुल करूँगा। अरे वाह। तो उस समय उन्होंने 13 करोड़ का काम दिया और 10 करोड़ रुपए एडवांस दिए। तो वहां से रियल पुश मिला। हाँ, तो उन्होंने 13 करोड़ का काम दिया, 10 करोड़ रुपए एडवांस दिए, बोले जितना बैंक का ब्याज आता उतना इससे काट लेना, इनका काम बहुत अच्छा है। तो उस समय ना बैंक की लिमिट थी, ना कोलेटरल था, ना ज्यादा गाड़ियां थी, लेकिन एक ईमानदारी थी अच्छा काम करने की। तो लाइफ में आप अच्छा काम करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको ब्रेक मिल जाएगा, 100%। कोई ना कोई आपको पुश कर देगा। अच्छा काम अच्छी नीयत के साथ। हाँ। सर आपको इंडिया ऑक्सीजन मैन के नाम से जानती है। इट वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 जब आपने आपके पर्सनल फंड्स में से अराउंड 1 CR ऑक्सीजन टैंक्स एंड सिलेंडर्स प्रोवाइड करें नीडी और हेल्पलेस लोगों को। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू इट, हम चाहेंगे आप प्लीज हमसे शेयर करिए। उस समय क्या था कि उस समय मैं टीवी देख रहा था ऑफिस में बैठ के, और श्री नितिन गडकरी जी ने एक आह्वान किया था कि इस त्रासदी के समय जो लोग आगे आना चाहते हैं वो आए। तो उसमें मैं अपने टीम से पूछी कि यार ये ऐसी क्या चीज है कि जो हम इसमें सक्सेस नहीं है और हमको नहीं मिल सकती? फिर मैंने कलेक्टर से बात किया तो सर बोले ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं उसकी बड़ी तराई तराई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आता है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ऑक्सीजन के रेट्स क्या गवर्नमेंट ने तय, क्योंकि ऑक्सीजन उस समय सिर्फ गवर्नमेंट को ही मिल सकता था। तो हमने क्या किया कि आउट ऑफ वे जाके अपनी अकल लगाई। मैंने बोला यार क्यों ना हम ब्लैक में ले, लोगों की जान बचाना, वैसे भी तो हमारा नुकसान हो ही रहा है, काफी नुकसान हो रहा है। उस समय मेरा 9-10 करोड़ का लॉस हुआ था, बिजनेस लॉस जो था, और सभी का हुआ था। तो वो तो देखिए वो त्रासदी ऐसी थी कि वो जो सबके साथ जो होने वाला था वो हमारे, तो मतलब क्यों ना इस समय जो लोग अपना देश तकलीफ में, अपने लोग तकलीफ में हैं, उनको उनकी हेल्प की जाए। तो हमने फिर ऑक्सीजन ढूंढना चालू किया। ऑक्सीजन हमें को बेलारी में मिला, और उसके बाद हमने क्रायोजेनिक टैंकर ढूंढे। तो वो जो क्रायोजेनिक टैंकर वाले ने जो हमसे पैसे मांगा वो 10-12 गुना ज्यादा थे, 12-15 गुना, 20 गुना ज्यादा थे, सॉरी। तो एक टैंकर का हमको 14 लाख रुपए मांगा। तो हमने उससे रेट भाव नहीं किया, उसको 14 लाख रुपए देके, वंशिका करके कंपनी थी बेंगलोर की, उससे हमने वो 2 टैंकर मंगवा लिए। और जब टैंकर यहाँ आए नागपुर में, तो फिर सोचे इसको देना कहाँ? तो मैंने बोला चलो जीएमसी में दे देते, जहाँ गरीब लोग रहते। तो वहां दिया, तो वहां जैसे हम लेके गए तो पूरा मीडिया को पता चला। उसके बाद डीन ने बताया, फिर गडकरी साहब ने मुझे घर पे बुलाया और बोले ये कैसा आपने किया? तो मैंने साहब मैंने ब्लैक में लेके आया है। जो कलेक्टर से पता किया उन्होंने, तो बोले नहीं ये हमारा नहीं है। तो मतलब साहब ये लोगों की जान बचाने के लिए था, और ये मैंने खुद के पैसे से लेके आया। तो उन्होंने तुरंत कमिश्नर को, कलेक्टर को, इनको उनको देखिए बोलते, उनको बताया कि देखिए ये ऐसा अरेंज करना होता है। तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने कहा कि सर मेरे पावर में नहीं है इतना पैसा देना, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार के एक रेट फिक्स थे। तो मैंने उनको बोला भाई ठीक है, मैं अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। तो मैंने ऐसे काफी सारे टैंकर अपने बुलाए, कम से कम तकरीबन 2.25-2 करोड़ के आसपास मैंने खर्चा किया उस समय। तो फिर गडकरी साहब ने बोले नहीं यही करेंगे ऑक्सीजन का काम। तो कलेक्टर ऑफिस में उन्होंने मुझे बिठाया, एक ऑफिस दिया, और फिर
22 टैंकर की ज़रूरत थी और एनएमसी के पास खाली मेरे ख़्याल से 2 या 3 टैंकर थे। तो मैंने 22 टैंकर अरेंज किया, अपने ड्राइवर जो थे गाड़ियों के उनको उन टैंकर पे चढ़ाया। तो टैंकर मुझे कुछ विशाखापट्टनम में मिले, वो कबाड़ में पड़े थे, उनको सुधारा, मैकेनिक यहाँ से भेजा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी उस समय, तो वो उसको किया और जाके या फिर गडकरी साहब ने मुझे एक IL-76 प्लेन दिला दिया, तो मेरे टैंकर जो फ्लाइट से जाते थे। उसके बाद पीयूष गोयल जी से उन्होंने ट्रेन भी दिला दी, ट्रेन से टैंकर आने लगे, तो इस मूवमेंट बहुत फास्ट होने लगा। राइट। तो फिर नागपुर विदर्भ को कवर किया, उसके बाद राजस्थान को दिया, मध्य प्रदेश को दिया, उसके बाद गोवा को दिया, सभी जगह यानी दिया। तो ये बहुत अच्छा ये हुआ और उसके वजह से नाम ऑक्सीजन मैन पड़ गया और नाम राइट। देने वाले श्री नितिन गडकरी जी अरे थे। वाह, क्या बात और है। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने जी भी मन की बात से मेरे बारे में ट्वीट किया था और देश के हर बड़े व्यक्ति ने ट्वीट किया, परेश रावल जी से लेके सब ने उस समय ऑक्सीजन उस मैन समय का आपको ट्वीट किया। बहुत प्यार मिला और उससे भी बहुत। ज्यादा दुआएं मिली। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, निस्वार्थ सेवा। आपने बिल्कुल। बिना स्वार्थ के सेवा करी। आप बिल्कुल, मैंने विश्वास पेपर नहीं में करेंगे, इस पॉडकास्ट के पहले मैं जब मेंशन कर रही थी कि हमारा पॉडकास्ट प्यारे खान जी के साथ हो रहा है, सबने एक ही बात बोली, वो ऑक्सीजन मैन है। और जिस प्यार से बोली, जिस रिस्पेक्ट से बोली, वो आपने कमाई है। देखिए वो सब ऊपर वाले का दिया। आपने हमेशा कहा है आपका एम्बिशन रहा है टू बी अ जॉब क्रिएटर देन टू बी अ जॉब सीकर। देखिए मेरे फादर हमेशा बोलते थे क्या नौकरी 100 रुपए की नहीं करना, बिजनेस 2 रुपए का है वो करना। क्योंकि क्या बिजनेस करने से क्या आप नेशन को कुछ देने वाले बनते हो, समाज को देने वाले बनते हो, लेकिन नौकरी से क्या आप खुद को देने वाले बनते हो। तो वो सोच मेरी शुरू से थी। फादर मेरे हमेशा समझाते थे, फादर ने ये सीख दी है क्या नौकरी नहीं करना, बिजनेस करना। और हमारे हुजूर जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है उनका भी एक कॉल है कि आप तिजारत करो, यानी So तिजारत मीन्स beautiful. धंधा। तो धंधे से क्या है कि बिजनेस से बहुत सारे लोगों को आप जॉब दे सकते हैं क्योंकि इस देश को भी जो है मेरे ख्याल से काम करने वाले की जरूरत नहीं, काम देने वाले की जरूरत है। बिल्कुल। सो बिजनेस से हम सिर्फ अपना घर नहीं चलाते, हम बहुत हाँ, और बहुत लोगों सारे का घर मैं चलाते बता रहा हैं। हूँ, नेशन हम बिजनेस करेंगे तो नेशन चला रहे हैं, बिल्कुल। समाज चला रहे हैं। क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो अभी अर्ली इयर्स ऑफ देयर करियर में लाइफ को नेविगेट कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर पाऊंगा कि नहीं, और जैसे कि हमने बात करी अर्जेंट रिजल्ट्स चाहिए एकदम इम्पल्सिवली? देखिए सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक दायरे में रहे, अच्छी नौकरी मिल जाए, उसकी शादी कर दे, अच्छा घर बन जाए। तो वो क्या हो गया, सेल्फिश। राइट। और बच्चा भी पेरेंट्स के वजह से कुछ कर नहीं पाता। तो मेरी उन बच्चों को एक सलाह है कि देखिए आप अपने लिए, आप में इतना तो टैलेंट है कि आप अपने लिए लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लो, लेकिन यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने से क्या है कि आप नेशन को कुछ अच्छा दे पाओगे, समाज को कुछ अच्छा दे पाओगे और खुद को भी कुछ अच्छा दे पाओगे। नौकरी करने से क्या होगा कि आपको हमेशा किसी ना किसी की सुनना है, लेकिन बिजनेस करोगे तो आप हमेशा किसी ना किसी को सुनाओगे, किसी ना किसी को ऑर्डर करोगे। नहीं तो क्या होगा कि हमेशा आपको कोई ना कोई ऑर्डर करेगा, चाहे वो नौकरी 5 लाख की हो या 50 लाख की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम बिजनेस करेंगे हम हमारे अलावा और भी लोगों की हाँ, मदद कर बहुत रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, बच्चे रिस्क लेना जानते हैं, जी। लेकिन उनके 85% देखा मैं पेरेंट्स उनको रिस्क लेने नहीं देते। एक्चुअली इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपने पेरेंट्स पर कि उनके डिसीजंस को राइट मानकर फॉलो करने लगते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स का, मैं आपको सही बताऊं कभी भी मैंने उनका डिसीजन नहीं माना। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यदि मैं मान लेता तो मैं आज ऑटो चलाता। क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे, वही और सबसे बिना बड़ी- रिस्क के वो बच्चा आगे बढ़ेगा बढ़ ही नहीं कैसे? सकता, बिल्कुल बढ़े। अगर आपने सेफ जोन से अगर बाहर नहीं रखे, कदम रखे, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। इससे अच्छा करिए जो आपका दिल करता है और प्रूफ कर कर बताइए। नहीं, देखिए क्या है, प्रूफ मैं बता रहा हूँ हर बच्चा कर सकता, मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता, तो वो बच्चा मेरे से कई गुना ज्यादा टैलेंट। नहीं, आपका माइंडसेट बहुत अलग है। आई थिंक एजुकेशन डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है, बट इंसान का माइंडसेट इज द रियल पावर, जो कि आपका होल्ड बहुत अच्छा है। देखिए कैसा है, मतलब है क्या, बच्चे में रिस्क लेने का पावर है, लेकिन क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो एक ऐसा दायरा खींच देते कि वो उससे बाहर नहीं जा राइट। पाता। तो बच्चों को
बच्चों के पास समय बहुत ज़्यादा होता है। अभी ऐसा तो नहीं कि 50 की एज हो गई या 60 की एज हो गई, तो पहले ट्राई तो करना चाहिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वापस से बिल्कुल। नौकरी कर लेंगे। लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखें। और अगर सोच लिया करना ही है तो हाँ। आपकी स्टोरी के जैसे वो भी कर जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात कर बट अभी टाइम है हमारे फर्स्ट राउंड का। इट्स टाइम फॉर सम ट्विस्ट इन द कॉन्वर्सेशन, आवर रैपिड फायर राउंड। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो समझिए आपका वर्क है या आपकी पर्सनल लाइफ है, आप क्या प्रेफर करेंगे? ट्रस्ट अदर्स कंप्लीटली या ट्रस्ट नो वन? नहीं, देखिए, ट्रस्ट तो लाइफ में आपको करना ही है, ठीक है? जीवन में आपको किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना ही है। बिना ट्रस्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी पे आपको ट्रस्ट करना ही है। आपको अपने बेटी पे करना पड़ेगा, अपने फादर पे करना पड़ेगा, अपने मदर पे करना पड़ेगा, अपने भाई। हो सकता है कुछ लोग आपको धोखा दे, ये Betray करे, वो करें। करे, लेकिन ट्रस्ट आपको करना ही और है। चाहे नहीं आप करने से तो बहुत अच्छा है कि करें। हाँ, देखिए क्या है, नहीं करने से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप आज अंबानी से, आज अदानी से, तो वो खुद इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला रहे, वो जी। लोग चला रहे। राइट। आज मेरे यहाँ 7,500 लोग काम करते हैं। तो मेरे को ट्रस्ट सिस्टम ऐसे बनाना है कि आपको कुछ गड़बड़ ना हो पाए, राइट। लेकिन आपको ट्रस्ट तो करना ही है। आपकी Right. मजबूरी भी है, आप जो समझना है समझ लीजिए। बिना ट्रस्ट किए हुए आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये IIM अहमदाबाद से मैंने सीखा है। जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई सुबह उठ के क्या करते हो, तो मैंने बताया था ये काम करता हूँ, रात के 2 बजे तक काम करता हूँ। उन्होंने बोला सब काम छोड़ दो सब दूसरों को दे दो। मैंने बोला कैसे, ये तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। क्या होता है कि हर किसी को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट। बिल्कुल। वो सोच बदलनी पड़ेगी। अपना वर्क दूसरे को देके देखो, हो सकता है आपसे भी ज्यादा स्मार्ट। बिल्कुल। आप जब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन देखते हैं, क्या आप उसको कन्फ्रंट करेंगे या कंप्लीटली इग्नोर करेंगे? देखो, क्या ऐसी जो सिचुएशन आती है उसको इग्नोर करना ही बेहतर है। राइट। क्योंकि क्या आप अगर उसमें जाओगे तो आपका हो सकता है कि लॉस हो। राइट। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें, अभी मान लीजिए जैसा आपको किसी ने कुछ बोल दिया, अगर आप उससे लड़ने जाओगे तो आपका लॉस है, लेकिन Right. आपने दिमाग से उसको निकाल दिया तो आपका प्रॉफिट। राइट। किसी की एडवाइस सुनना पसंद करेंगे या कंप्लीटली इग्नोर करेंगे? क्यों? क्योंकि आपका गट कुछ और बोलता है। नहीं, देखिए, मैं हमेशा मेरे से छोटे लोगों की एडवाइस जरूर लेता हूँ। छोटे लोगों की एडवाइस लेने से एक चीज ये होता है कि आप हमेशा जमीन पे रहते हो। बिल्कुल। समझेंगे। और आपसे छोटा व्यक्ति भी कभी कभी बहुत बड़े व्यक्ति से अच्छी एडवाइस दे देता है। राइट। तो जीवन में एडवाइस लेना, भाई आपका मन जो करे वो करिए, लेकिन एडवाइस आप एक बार जरूर लें। राइट। क्या आप लोगों में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और इन्वेस्ट इन आइडियाज? देखिए, लोगों में इन्वेस्ट कीजिए। अभी अगर आप मेरे यहाँ देखोगे, मेरे कंपनी में टाटा से है, आरपीजी ग्रुप से है, कुछ इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स है, कुछ बैंक से, अच्छे अच्छे लोग हैं। लोगों में आप इन्वेस्ट करोगे, लोग क्या करते हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस बना लिया, लेकिन काम करने वाला है उसका 10,000 करेगा, तो उससे आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। आपको अच्छे लोग लाना है, अच्छे लोगों में इन्वेस्ट करना है। आज अगर आप जितनी भी बड़ी कंपनी है उनका आप चेक कीजिए, उनके अच्छे अच्छे लोग हैं। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता। अच्छे लोगों में इन्वेस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ब्यूटिफुल। क्या चूज करेंगे आप? जिंदगी भर पुअर रहना बट एट पीस या रिच रहना बट अनहैप्पी? देखिए कैसा है, मैं जहां से आया हूँ मुझे लगता है वही सबसे बेस्ट है। क्योंकि क्या है, जो बहुत ज्यादा इसमें चमक धमक में रहते हैं, वो चमक धमक क्या होता है कि बहुत कम समय की रहती है। क्योंकि जब वो चमक धमक से आदमी बाहर आता है तो वो झेल नहीं पाता अपने आप को। और जो आदमी पुअर रहता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है। कंप्लीटली आई अग्री। और लाइफ शायद और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो फिर बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके चलना राइट। पड़ता है। कंपैरिजन, आप फिर उस लेवल पे चले स्टेटस, जाए। राइट। एंड इट्स ऑल वेरी टेम्पररी। बोलते हैं ना माया, ये सब माया है जो हमें फंसाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमको और
यानी ज्यादा ये करती है कि भाई यानी अब इससे और ऊपर, इससे बिल्कुल और ऊपर, बिल्कुल। इससे और ऊपर, तो और वो ट्रैप है, उसका कोई एंड ही नहीं हाँ है। एंड नहीं है वो बिल्कुल। आपको, यानी कि वो एक प्रकार का जो बॉडी आप सही है वो ट्रैप है एक प्रकार का, वो आप उसमें फंसते जाते हैं। राइट। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लॉजिक या इंस्टिंक्ट? देखिए, मैं मेरी कंपनी में अब लॉजिक की बात की है तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलता था, तो मेरे यहाँ जो लोग थे वो मुझे बार बार बोलते थे कि भाई क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो आप, लॉजिकल बात किया करो करके। सही बात। लेकिन अब वो मुझे बोलते हैं, अब कभी नहीं बोलते, मैं वो इलॉजिकल को लॉजिकल बनाता हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। तो आज जो टाटा से है मिस्टर फरहत कादरी, वो मेरे को पहले बहुत बार बोला करते थे भाई आप कुछ भी इलॉजिकल बात करते हो। मैंने आपको एक फोटो दिखाऊंगा, मैंने अपने एक इस पे बोर्ड पे लिखा था 2025 1000 करोड़, जब मेरी कंपनी का टर्नओवर था 40 करोड़। 2017 की बात है, हमारा एनुअल मीट था। तो वहां पे भूषण बैस थे जो बैंक मैनेजर, जिन्होंने मेरे को पहला लोन दिया था, उनको मैंने लेके आया, मेरे यहाँ के मैनेजर सब। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आप कुछ भी इलॉजिकल बात करके, बोले ये 1000 करोड़ लिख दिया आपने, और ये कैसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बोले 1000 करोड़ समझता है आपको क्या है करके। मतलब समझता तो नहीं, मैं कर लूंगा ये मुझे मालूम है। तो आज 2025 लिखा था मैंने 2017 में, 2024 में मैंने 1200 करोड़ कर लिया। क्या आप में कोई तो बात है, ऑनेस्टली है, जो खुद में विश्वास इस तरीके का है कि सेल्फ डाउट की भी जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आप सबके लॉजिक्स के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं, और जो चाहिए वो चाहिए, तो जिद भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। आपको लगना चाहिए कि जितने भी जो लोग हैं वो हमसे बड़े नहीं। जिस दिन आपने सोच लिया कि वो हमसे बड़े, आप नहीं कर पाओगे। मैं सर ऑनेस्टली आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत आपसे सीख रही हूँ, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला है आपसे बात कर कर, एंड आई वाज श्योर कि ये पॉडकास्ट कुछ डिफरेंट होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लाइफ में ऑनेस्ट वर्क करना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि स्मार्ट एफिशिएंट वर्क? देखिए, वर्क तो स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन साथ में ऑनेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेईमानी से किया हुआ कितना भी स्मार्ट वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, और वो बहुत कभी समय तक चलता भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा लॉन्ग समय का नहीं है, वो Right, शॉर्ट टर्म के लिए जो right. लोग करना चाहते हैं। लेकिन जो ऑनेस्टी है वो बहुत लॉन्ग तक चलती है। राइट। आपको क्या लगता है कौन सी एक क्वालिटी हर लीडर में होनी चाहिए? देखिए, कैसा है मालूम है क्या, सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। चाहे देश के प्रति हो, नेशन के प्रति हो, समाज के प्रति हो, वो सब में होनी चाहिए। क्योंकि क्या, हम पैसा कमा सकते हैं, इज्जत नहीं कमा सकते। राइट। करप्शन, क्या ये एक ओवरस्टेटेड प्रॉब्लम है कि बिगेस्ट चैलेंज है? देखिए, करप्शन के बारे में मेरा मानना ये है कि जो बाकी देश है हमारे, जो करप्शन फ्री है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है, लेकिन जो बाकी जो देश है जहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ वो देश देखिए किस हिसाब से आगे जा रहे हैं। तो ये हमको देखना चाहिए कि करप्शन को हम रोके कैसे। अभी करप्शन कैसा है क्या, पहले करप्शन जो है सरकार में बैठे हुए लोग करते थे, ऑफिसर्स करते थे। अब ऐसा है कि करप्शन जो बिजनेस करते हैं वो खुद करप्शन करवा रहे हैं। अगर मेरे को काम मेरा इजी करवाना है तो मैं खुद जाता हूँ कि भाई ये पैसे ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। पैसे मांग नहीं रहा है आगे वाला, सही बात मैं है, खुद दे रहा हूँ ले जाके। क्योंकि ये वे ऑफ वर्किंग तो हो चुकी है। अभी कैसा हो गया कि ऑटोमेटिकली करप्शन हो रहा है। राइट। एक होता है डिमांडिंग, बिल्कुल। उसको आप बोलेंगे तो 100% करप्शन है। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि मेंटालिटी बन लोगों के चुकी पास है। मेंटेलिटी बन गई कि नहीं, मेरे को 1 साल का काम है, एक दिन में करवा देना, भाई ये पैसे लो आप। तो समय की कीमत समय की, हो गई हाँ, है। तो वो चीज भी हमको रोकना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ जिस देश में करप्शन नहीं रहता है वहां पे काम बहुत स्पीड से चलते हैं। लेकिन अब क्या आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा, सरकारें काम कर रही है इस पे, पहले और अभी में काफी फर्क है। कोई ऐसी गलत सोच लोगों की आपके काम के प्रति? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कोई दूसरा टाइप का काम करता हूँ या 2 नंबर का काम करता हूँ। तो पहले सब लोग ऐसे ही सोचते थे कि ये ऑटो रिक्शा से ऐसा कैसा 1000 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास चला गया। फिर जब इनकम टैक्स की रेट पड़ी, जीएसटी की रेट पड़ी, जब उसमें कुछ नहीं निकला, बहुत सारे लोग सोचते थे कि इसके पास नेता लोगों का पैसा है, क्या ऐसा है वैसा है। लेकिन मैंने
पूरा जो काम है पूरा ईमानदारी से किया है। पूरे व्यवहार मेरे बैंकों से, पैसा मेरे बैंकों से आता है, बाय चेक आता है, बाय चेक जाता है। उसके बाद IIM अहमदाबाद ने भी 3 बार यहाँ मेरे यहाँ ऑफिस में आके चेक किया। पूरे केस स्टडी बनाने के पहले उन्होंने एक-एक चीज़ बैलेंस शीट से लेके सब चीज़ें चेक की। आई थिंक लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आपकी जिद थी हाँ, ये जिसने आपको डेफिनेटली इस मुकाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी ज़िद थी कि जो मैं आज यहाँ हूँ। क्या बात है। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 1000 करोड़ का धंधा करूँगा, 2000 करोड़ का करूँगा। ये कभी नहीं बस सोचा। आप चलते गए। मैं बस काम करता रहा राइट, और अच्छी यहाँ आ नीयत गया। से। हाँ, बस अच्छे दिल से काम, लोगों को रोज़गार देना है, मेरा वही मकसद है। मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत भी नहीं। मेरा अगर आप खर्चा देखो तो महीने का 50,000 भी नहीं है। True that. Mr. Pyare Khan ji, that was a wonderful rapid fire round with you. बड़ा मजा आया. Thank Now it's time we dive back into the main conversations. एक क्वेश्चन जो मैं दिल से आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने पॉडकास्ट के पहले ही सोचा था कि ये तो मैं पक्का पूछूंगी। आपकी लाइफ में आपने एक्सट्रीमिटीज देखी हैं, वो दिन भी देखे जब आपके पास कुछ भी नहीं था और आज आपके पास सब कुछ है। आपने उस दिन उस समय का पेन देखा है, आज के प्लेजर्स एंड प्रिविलेजेस भी आप देख रहे हैं। लाइफ बहुत आसान होता है कहना कि हमें ऐसी चाहिए या ऐसी चाहिए, और बहुत कम लोगों की ट्रैजेक्टरी आपके समान होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके लिए लाइफ क्या है? देखिए, लाइफ तो अच्छी होना चाहिए, हर किसी की सोच रहती है। लेकिन क्या है कि समय के साथ आपको जीना भी आना चाहिए। अगर मैं सोचूं क्या लाइफ अच्छी करने के लिए खुद को बर्बाद करूं तो ये भी गलत है। आपको जिस समय, जैसे समय, जो समय के हिसाब से चलना है। बहुत सारे लोगों ने बोला है जीवन में आपको समय के हिसाब से करना। जो व्यक्ति समय के हिसाब से चलता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। लेकिन आप बोले कि नहीं मेरे को लाइफ अच्छी जीना है और आपकी पोजीशन नहीं लाइफ अच्छी जीने लायक, तो आप फिर बर्बाद हो जाएंगे और उससे भी ज्यादा लाइफ आपकी खराब हो। आपके लिए अब जब आपने सब एक्सपीरियंस कर लिया है, पर्पस क्या है लाइफ का? देखिए, मेरे जो शौक है, एक तो मेरे को म्यूजिक का शौक है और दूसरी बात मेरे बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं कि बहुत ज़्यादा ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से एकदम नीचे से रहा, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। तो मेरे बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं है लाइफ के साथ और अभी भी जहाँ मैं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हूँ और अभी देखिए जो छोटी-मोटी ज़रूरतें रहती हैं, वो तो समय के हिसाब से पहले ऐसा था कि ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे, आज ज़रूरत पड़ गई फ्लाइट से जा रहे हैं। तो बस यही बहुत ज़्यादा यानी कि चॉइसेस नहीं है। पहले इतना था कि फॉरेन घूमने जाने पैसा नहीं था, अभी थोड़ा बहुत पैसा है तो फॉरेन घूम लेते तो क्या हैं। आपको लगता है सक्सेस हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन करती है? बिल्कुल। देखिए, आप सक्सेस होते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बदलती है। आप कई लोग देश की मदद कर सकते हो, समाज की मदद कर सकते हो, परिवार की मदद पर कर सकते जो हो। लोग बोलते हैं कि पैसा खुशी नहीं देता या पैसा ही खुशी देता है। देखिए, पैसा सब कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है। पैसा आप कौन सी साइड लेना चाहेंगे? क्योंकि आप उस जगह पर हैं। देखिए, हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे आपने नहीं देखी है वो लाइफ, तो आप बोलोगे कि नहीं खुशी देखिए, जरूरी है। पैसा सब कुछ है, इसलिए सब कुछ है कि पैसे से आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन आप पैसे से खुशी दे सकते हैं वाह। दूसरे को। आप अगर किसी की गरीब की मदद कर रहे, किसी का ऑपरेशन करा रहे, तो आपने पैसे से उसकी मदद करके उसको खुशी दी। कोई रिश्तेदार गरीब है, किसी का घर बनाना है, आपने उसको पैसे दिए, वो खुश हो गया। ये नहीं कि पैसा आपकी खुशी के लिए है। पैसा इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप हजारों लाखों लोगों को खुश रख सकते हैं। आप पैसा ये सोच के कमा रहे हैं कि भाई आप खुश रहोगे, तो मैं मानता पैसे से खुशी नहीं मिलती। पैसे से दूसरों को खुशी ज्यादा दे सकते हैं। बस मैं यही सुनना चाहती थी। एंड आई थिंक कमिंग फ्रॉम यू, जिन्होंने एक्सट्रीमिटीज देखी है लाइफ की, लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपने वो भी दिन देखा है जब शायद खुशी थी पर पैसा नहीं था। आज पैसा भी है, खुशी भी है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। अभी देखिए, पैसा था इसलिए मैंने 2 करोड़ रुपए कोविड के समय खर्च किए। जी। आज पैसा था इसलिए तभी मैंने 2 करोड़ रुपए कोविड के समय खर्च किए ना। राइट। और उससे कितने लोगों की खुशी, कितने परिवारों को खुशी मिली, उनके यहाँ के लोगों की जान बची, कितने लोगों की मेरे को दुआ मिली, वो दुआ की खुशी मेरे को है। तो पैसा खुद के पास होना ऐसा नहीं कि उससे पैसे से अपने को खुशी, उस पैसे से दूसरों को भी खुशी मिलती है। अगर आपकी सोच अगर सही, तो पैसा होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है।
मैंने जितनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं उसमें सब में यही लिखा है, आप पैसा कमाइए वो बहुत जरूरी है, जरूर। पर उसके पीछे की नीयत, हाँ, उस पैसे का अगर आप सही जगह उपयोग करते उपयोग क्या हैं करते हो तो वो उसके ऊपर ऊपर है। वाले भी हमें बहुत ब्लेस अब करते हैं। पैसा कमा के आप अगर कुछ गलत काम करो तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। पैसा कमा के आप सही काम करिए, पैसे का आपको सही में जरूरत क्या है पता चलेगा। राइट। नेशन के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए। सर आप एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने आज आपसे जितनी भी बात करी है मैं सबको यही कहूंगी कि आपका माइंडसेट आपका सुपर पावर है। बिल्कुल। और सक्सेस अगर किसी को इतनी जल्दी मिल सकती है, क्यों? क्योंकि उनकी जिद है और उनकी वो सोच है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कुछ ऐसे रूटीन रहा है आपका या कुछ ऐसी हैबिट्स आप कंसिस्टेंटली करते हैं? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली मैं अलग-अलग इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहता हूँ, ये करते रहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, "अरे यार, ये कैसा हुआ?" जब तक आप जाओगे नहीं होता। तो क्या है, आपको हर चीज़ के बारे में देखिए, मैं जो नेगेटिव बात करते हैं उनके साथ रहता नहीं, और मेरे ऑफिस में मैंने बोल के रखा है, वाह! सब कुछ पॉसिबल है। आप नेगेटिव बात मेरे पास लेके आना नहीं, नेगेटिव बात करना नहीं। जो पॉजिटिव बट नहीं होगा, देखेंगे बाद में। पर लेकिन बोलो बात तो होगा। हाँ, पॉजिटिव करिए आप। राइट। और जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली होता है। आपने बात बताई कि आपने 2025 में 1000 सीआर का टर्नओवर लिखा था। हाँ, 24 में, 2024 में मेरे हाथ पे 2024 लिखा हुआ में। है। तो मतलब आप 25 विजन में, सॉरी, बोर्ड 25 में में। मानते हैं या विजन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, देखिए क्या है कि आपको लाइफ में गोल पकड़ के चलना पड़ता है। भई आप सोचोगे नहीं तो फिर उस ओर बढ़ोगे कैसा? ये पैसा संसाधन ये सेकंड चीज़ है। राइट पहले तो आपको सोचना है, बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती है। राइट लोग बोलते हैं कि कहाँ से लाएँगे? अरे आप सोचो तो सब आ जाता है। राइट। तो सबसे पहले व्हाट यू वांट, देन पहले आपका व्हाई विज़न। यू वांट, और फिर रोड मैपिंग करिए हाँ। और वो चीज हमें जरूर मिलेगी। सबसे पहले आप अपना विज़न बनाइए, गोल बनाइए, और उसके बाद उसके पीछे भागिए। उसके बाद सब सारी चीज़ें बाद में आती है। राइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए कि जब आपको IIM अहमदाबाद में इनवाइट किया था तो उसके पीछे की प्लीज थोड़ी सी स्टोरी बताइए। देखिए, IIM अहमदाबाद कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मेरे को फ़ोन आता है IIM अहमदाबाद से, क्या एक बुक में आया था मैंने 2018 में मेरे को JSW का 600 करोड़ का काम मिला था। तो वहाँ पे एक मोटर इंडिया मैगज़ीन है, वो पूना से आया नागपुर में। बोले यार आप इतनी सारी गाड़ी ले रहे, 50 गाड़ी, ऐसा मार्केट नहीं है 50 गाड़ी लेने लायक, तो आप इतनी गाड़ी कैसा ले रहे हो? मतलब मेरे को काम मिला, मैं गाड़ी। तो उसने खाली पूछ लिया कि तुम्हारे फादर क्या करते थे? तो मैंने बोला साइकिल पे कपड़े बेचते थे। कोई फैमिलियर बिजनेस नहीं है? बोला नहीं है। तो बोले ये बिजनेस आपके कैसे दिमाग में आया? तो मतलब कुछ तो जीवन में करना है, यही आ गया। तो मेरा फैमिलियर बिजनेस नहीं था ना। राइट। मेरे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, ये फर्स्ट जनरेशन हूँ मैं। ओके। तो IIM अहमदाबाद से मुझे फोन आया कि उसने छाप दिया जाके पूना में। अब वो स्टोरी वो उसका IIM अहमदाबाद से कनेक्ट था। IIM अहमदाबाद से मुझे फोन आया, IIM अहमदाबाद से फोन आया कि भाई आपको आना है। तो मैंने मुझे तो नहीं आना है। अरे बोले एक बार आइए आप। तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने आनंद महिंद्रा जी को बोला। जी। तो आनंद महिंद्रा जी की टीम आई मेरे यहाँ। बोले आप IIM अहमदाबाद को मना कर रहे हैं? मतलब मैं वहां जाके क्या करूं? हाँ जी। मैं बोला भाई अभी मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, अभी मेरे को बिजनेस ही करना है। जी। तो नहीं, बोले आपको जाना चाहिए। मेरा दोस्त था वसीम शेख करके। बोले क्या पागल आदमी है? बोले IIM अहमदाबाद में पढ़ना हर बच्चे का एक ड्रीम। सपना होता है, ड्रीम बिल्कुल। होता है, और आप मना करे? बोले यार मैं वहां जाके क्या करूंगा? तो नहीं, बोले जाना चाहिए। उसने फॉर्म भर दिया, मेरे साइन कर दिया। ठीक है यार चलो जाते IIM अहमदाबाद देख के आते। चला गया वहाँ, और वहां देखा वहां का माहौल तो अरे मेरे बाप रे बाप। तो मैंने वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनसे रिक्वेस्ट किया, सर मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को आप यहाँ से जाने दे वापस। बोले आपने जैसा किया वैसा बता दो। Was that the time आपको स्पीच देने के लिए कहा हाँ, गया था? हाँ। ओके। तो आपने जैसा किया आपके बिजनेस के बारे में वैसा बता दो। मतलब सर ये मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, वहाँ पूरे फॉरेनर्स ये वो अ, सारे जर्मन ये वो। ना ठीक है मैं रुकता हूँ। तो पहले दिन मेरा वहाँ स्पीच हुआ, फिर मैंने बताया कैसे कैसे किए। तो बोले आप इस एग्ज़ाम को दीजिए कि केस स्टडी बन रही है, इसमें इतने इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो मतलब ठीक है भाई, फिर उन्होंने इतनी सारी बुक दी।
तो मतलब भैया बुक लेके मैं क्या करूं, मेरा तो प्रैक्टिकली नॉलेज है, जो मैंने किया प्रैक्टिकल किया, पढ़ के तो नहीं किया मैंने। आप बोलते हैं तो नहीं, बोले इसमें कैलकुलेशन आपको निकालना है और हमको बताना है। तो मैं बुक लिया, इतनी सारी, मेरे साथ एक बैच थी, एक 70-80 लोगों की, उनके साथ रात के 3 बजे तक बैठा, वो सारे पढ़ते रहे और मैं उनको देखता रहा। तो मतलब यार ये कैसा, मैं इनको ये बताओ, और सब उनके फैमिलियर बिजनेस थे, जितने जी। भी इंडिया के जो ट्रांसपोर्टर ही आए थे, जी, सब सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी, जिनकी 3-3 हजार लॉरियां थी, ट्रक्स थे, ऐसी कंपनियों के लोग आए थे। तो मैं देखा यार, मैं बोला भाई अब ठीक है। तो सेकंड डे प्रोफेसर अजीत थे और 3-4-5 लोग थे, उन्होंने सब अपना अपना केस प्रेजेंट कर रहे थे, मैंने भी अपना केस प्रेजेंट किया, वहां पे बताया राइट। जो था। तो मतलब अब मैं हो गया मेरा, बता दिया मैंने आपको, मैं जा सकता हूँ, नहीं बोले ये कंपटीशन है, आप जा नहीं सकते। अच्छा, आपको पहले नहीं पता था कि वो कंपटीशन हाँ, है? ओके। तो बोले आप जा नहीं सकते, आपको, मैंने तो बता दिया, आपने जो बोले जितना। तो नहीं, बोले रुक जाइए, कल हम जो इसमें से जो सिलेक्ट किए हैं उनका नाम ओपन करेंगे, उसके बाद चले जाना। तो मैंने ठीक है, मतलब कल चले जाना। कल मैंने टिकट विकेट बनवा दी, JW मेरिट होटल में लेके गए उन्होंने, तो उसमें से उन्होंने टॉप 20 को निकाला। तो 90 लोगों के उन्होंने बंदों के नाम ले लिए, और मैं अपना मतलब चाय कॉफी सूप पी रहा था, तो 20वां नाम उन्होंने मेरा ले लिया। क्या बात है। अरे बोले ये कहाँ फंस गए। तो बोले खान साहब अभी आपको रुकना पड़ेगा, जी। क्योंकि आप में ज्यादा इंटरेस्ट है, बोले आई एम तो मतलब ठीक है भाई, मैं रुक जाता हूँ। तो वहाँ सारे जर्मन से थे, ये थे, फिर बड़े बड़े प्रोफेसर आए, तब तक नहीं थे। 20 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद फिर जब मैडम जागीरदार करके, जो जो RBI के गवर्नर थे ना, जी। रघुराजन, उनके साथ की थी, वृंदा जागीरदार, और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर थे। तो कुछ को तो हिंदी नहीं आती थी, अच्छा उनकी जर्मन इंग्लिश इतनी खतरनाक कि वो समझ में ना आए मेरे। अच्छा। तो मतलब भाई इतने प्रोफेसर, 18 प्रोफेसर हो, तो मतलब इतने प्रोफेसर के मैं जवाब कैसे दूं। और आप टॉप 20 में आ चुके टॉप थे? 20 में आ गया। तो बोले 2-3 राउंड चलेंगे, बोले 3 राउंड में आपको बताना। बोला ठीक है, मेरी एक शर्त है। तो मैंने शर्त ये रखी कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो शुद्ध हिंदी में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी आयम में तकलीफ ये थी कि उनकी इंग्लिश मेरे को नहीं समझ में आती थी और उनको हिंदी नहीं आती थी। ओह। तो उन्होंने, मैंने बोला नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। नहीं, बोले ठीक है, हम कैसा भी मैनेज कर लेंगे। हाँ। तो उन्होंने बंदों को पकड़ पकड़ के कैसा तो भी किए। तो थे उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, बोले सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इसका तो आंसर हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ, तो सब लोगों ने बोले कि ये चैलेंजेस आते, वो चैलेंजेस आते, ऐसा होता है, वैसा होता है, यूं होता है, तो होता है। फिर आखिरी में मेरे से वो क्वेश्चन उन्होंने 1348 लोगों से पूछा था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मेरे से पूछा। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ही कोई चैलेंज नहीं। मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसको चैलेंज, मैं समझता ही नहीं कि उसमें कोई चैलेंज है। वो मेरी जिद जिस दिन रहती है। मैं समझूंगा कि काम बहुत ज्यादा तकलीफ दे, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मतलब मैं काम को बहुत इजी समझता हूँ और बहुत छोटा समझता हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल काम है। मैं अपने मन को बेवकूफ बना लेता कि ये काम एकदम फालतू है करके, और ये करके अपने को निकल जा रहा है। फेक इट टिल यू मेक इट। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। मतलब कोई भी तकलीफ दे काम को मैं बहुत छोटा समझता हूँ, इसलिए मेरे को चैलेंज तो नहीं लगता। तो उस पॉइंट पे मेरे को उन्होंने पॉइंट दिया था, और उस पॉइंट की वजह से मैं विनर बना। तो फिर टॉप 20 में ये हुआ कंपटीशन, फिर टॉप 6 हुए, उसमें भी आप उसमें टॉप भी 4 में भी क्वालिफाई कर गए। टॉप 6 टॉप 4 में आया, और टॉप 4 का विनर आया अहमदाबाद का मैं। क्या बात है, क्या बात है। दैट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। आई एम श्योर आपको कितना कितना अच्छा लगा होगा। यानी लाइफ का मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे को अहमदाबाद का। वो आई एम श्योर, बिकॉज इतनी कॉन्वर्जेशन में आपने IIM अहमदाबाद को इतने बार मेंशन करा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस अटैच्ड हैं उस जगह वहां से। से मैंने बहुत बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि तब मैं वहां गया था तो तकरीबन मेरा 80-90 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था, 80 करोड़ के आसपास। लेकिन वहां से आने के बाद उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जी। आप माइनॉरिटीज के लिए क्या काम कर रहे हैं एज अ चीफ पर्सन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट?
माइनॉरिटी कमीशन? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन ने इतने ऐतिहासिक काम किया है कि अगर आप पिछले 20 साल 25 साल आप पूरा डेटा लेके देख लीजिए, तो एक तो 125 साल 121 साल पुराना केस सॉल्व किया है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चल रहा था, और जिसको देश के 3 चीफ जस्टिस ने लड़ा और उन्होंने सुना भी उस केस को। और कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे इतने बड़े बड़े लॉयर, फली नरीमन से लेके ललित जी से लेके ऐसे वकीलों ने, तो वो केस को मैंने सॉल्व किया है जी। जो इंडिया के 3 केसेस में सबसे पुराना एक केस था। तो वो केस आज जीरो हो गया, किसी भी कोर्ट में वो केस नहीं चल रहा, और उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा जो जजेस है उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। और एक केस 72 ईयर्स पुराना मलक नगर का, वो सॉल्व किया मैंने। एक बगदादी नगर का 35 ईयर्स पुराना केस था, वो सॉल्व किया। और बहुत सारे एजुकेशन संस्था जो गड़बड़ करती थी, जिससे नेशन खराब होता था, समाज के जो माइनॉरिटीज के जो बच्चे खराब होते, उन संस्थाओं पे कार्रवाई की मैंने। बहुत सारी संस्थाओं पे एफआईआर किए और उनको अभी सीधे रास्ते पे लग, क्योंकि क्या है, देखिए, एजुकेशन अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो नेशन अच्छा होगा। तो माइनॉरिटीज में ये सब काम अभी चल रहा है। अभी तक के ऐसा होता था, माइनॉरिटी कमीशन किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी 1 साल में पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी कमीशन को हर कोई जानने लग गया, बट उसके काम की वजह से। कितनी अच्छी बात है, आप एज लीडर उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे अनस्पोकन चैलेंजेस हैं जो शायद एक आम जनता नहीं समझती, बट आप सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और ये बहुत जरूरी है, एक निस्वार्थ भाव से सेवा करना। बिल्कुल, क्या नेशन बनाने के लिए मेरा नहीं, हम सबको ही काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको साथ में जुड़कर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको ही करना है, क्योंकि क्या, एजुकेशन हमारा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि देश का एजुकेशन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ये जो बहुत सारी चीजें जो चलती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इट्स ब्यूटिफुल टू नो कि आपने हमेशा एजुकेशन पर इतना एम्फेसिस डाला है, और वो सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो मुझे स्पेशली किसी ने कहा था मैं आपसे पूछूं, जो स्मॉल स्केल के बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है एक लार्ज कंपनीज के बीच में जगह बनाना, जहां इतना कंपटीशन है, तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखिए, कैसा है, हर बड़ी कंपनी पहले स्मॉल ही होती है। आप चाहे टाटा का एग्जांपल निकाल लीजिए, चाहे जेएसडब्ल्यू का निकाल लीजिए, चाहे आप अदानी जी का निकाल लीजिए, चाहे रिलायंस का निकाल लीजिए जी। तो हर कोई चीज जो स्मॉल ही होती है। तो मैं आपको बोला ना कि कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचना ही नहीं, बस आप कॉन्फिडेंस लेके चलिए। आप स्मॉल से बिग कब बनोगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप अपने गोल की तरफ भागिए। क्या बात है, अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसलिए मैंने ऑफिस में लिखा है, कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन। वाओ, दैट्स सो नाइस। इन वन लाइन, आपके टॉप 3 लेसन्स ऑफ लाइफ। ये तो आईएम से सीखा है मैंने। वहाँ आईएम में गया तो 3 क्वेश्चन थे वहाँ। किसी ने बोला कि डर के आगे, तो लोगों ने बोला जीत है। मुझसे पूछा गया तो बोले डर के आगे क्या है? बोला डर के आगे दर्द है। अरे वाह। फिर दूसरा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि कुछ पाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ खोना पड़ता है। मुझसे पूछा गया, बोले कुछ पाने के लिए मतलब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब तक आप करोगे नहीं कैसे पाओगे। तीसरा क्वेश्चन था, बोले जो काम करने का मन ना करे। सबने जवाब दिया कभी नहीं करना चाहिए, मतलब जो काम नहीं करने का मन ना करे वो पहले करो, वही सक्सेस है। क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा जब चलाता था तो मैंने एक टारगेट ले लिया था कि 300 रुपये रोज कमाना है, लेकिन वो 300 रुपये कभी कभी रात के 2 बज जाते थे, क्योंकि मेरा टारगेट था। मेरा मन नहीं करता था ऑटो चलाने का, मजबूरी थी, टारगेट था, मजबूरी थी। तो मन नहीं करता था तब भी मैंने वो काम किया, तो वो ही सक्सेस है। एक्चुअली आपके थॉट प्रोसेस से बोले तो मजबूरी नहीं, चैलेंज था। मैंने आज आपसे जितनी भी बात करी है, मैंने ये समझा है कि आपका थॉट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता है किस सिचुएशन में मुझे कितने एम्पावरिंग थॉट सोचने हैं। बस वो समय के हिसाब से आप सोचिए और अपने आप को मजबूत रखिए, वो आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। बिल्कुल सही कहा।
With this we come to the end of main conversation, but अभी हमारा लास्ट राउंड है which is छोटी छोटी खुशियां राउंड, जहां पर हम छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं और ये राउंड पक्का हमारे फेस में बिग बिग स्माइल्स लेकर आता है। ठीक है। तो आपकी पहली कमाई क्या थी? पहली कमाई मेरी जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरे को पहली जॉब मिली इस पे गति कंपनी में, मैं कंडक्टर बन के गया, तो मुझे 10 रुपए मिले थे। ओके, और उससे आपने कुछ लिया था कि मल्टीप्लाई किए? वो मैंने अपने पहले जो 10 रुपए मिले थे वो अपने मॉम को दिया था। और आपकी मम्मा का रिएक्शन क्या था? कैसा होता है कि बच्चे की पहली कमाई, तो फादर मदर को इतनी इन्हें खुशी होती है कि, तो बिल्कुल। मुझसे पूछा गया कि ये तूने कमाया है क्या? नहीं। मतलब मैंने ही कमाया है, यहाँ गया था, इससे ये काम से मुझे 10 रुपए मिले। So sweet and such an inspiration, sir, honestly. आपकी उस समय जब आप स्लम्स में रहते थे, सबसे ब्यूटीफुल चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? तीसरी क्लास में मेरा स्लेट फूट गया, मैं डर के मारे घर में बताया नहीं, जी, क्योंकि वो उस समय 4 आने की 25 कीमत पैसे थी। की कीमत थी और उतने भी पैसे नहीं थे। घर में बताऊंगा तो मार पड़ेगी। तो मेरे को क्या है कि घर से हफ्ते में एक बार 5 पैसे मिलते थे। 5 पैसे? हाँ, 5 पैसे मिलते थे। तो मैं स्कूल में जाता था, तो मैंने वो 5 पैसे की इमली ली जाके बाजार से, बाजू में दही बाजार था, और इमली ला के वो 1 महीना तक स्कूल में बेचा, तो 5 के 10 किया, यानी बिजनेस मेरे दिमाग में बचपने से था। वाओ! तो 5 के 10 किया, 10 के 15 किया, 15 के 20 किया, 20 के 25, 25 पैसे जब जमा हो गए, वो स्लेट वापस से लिया नहीं। तो वो कभी चीज जो भूलने वाली नहीं। मतलब मल्टीप्लिकेशन आपके माइंड में सिंस हाँ, बर्थ रहा है। हाँ, छोटे से, जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से तकरीबन 8 साल का हूँ, तो तब वो मैंने किया था। तो मैंने तब समझ गया था कि नहीं, आप जब कर सकते तो अभी क्यों नहीं कर सकते, अब तो सब कुछ है। क्या बात है। हैप्पीनेस विद मानसी सुनते से फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आता है? नहीं, ये मैंने प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। जैसा जब सौरभ ने मुझे बोला कि मानसी के साथ एक टॉक शो करना है, तो मैंने जब देखा कि मानसी बहुत अच्छे लोगों के साथ टॉक शो कर रही है, जैसा मैंने कमिश्नर साहब का देखा, विक्की कुकरेजा जी का देखा, प्लास्टो वालों का देखा, तो एक ब्रांड को लेके कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। नहीं तो क्या है, क्या कुछ लोग क्वालिटी को नहीं लेके आते, क्वांटिटी को लेके आते, तो वो ठीक नहीं। आपने क्वालिटी को लेके आया, इसलिए मैं यहाँ आया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। थैंक यू कि आज हमने आपसे इतना सीखा है। आई थिंक ये बहुत आई ओपनिंग एपिसोड सबके लिए रहेगा, और इस एपिसोड के खत्म होते होते एक जिद तो आ जाएगी कि मम्मी अब तो मैं ये करूंगा। So thank you so much, Mr. Pyare Khan ji, for coming to our show. It's an absolute privilege. Thank you. Thank you. Thank you. अपनी किस्मत खुद हम लिखते हैं, मेहनत से हर मंजिल छूते हैं। भाव हो अच्छा तो वो सब कर जाएंगे, दिल में रखो विश्वास, हम जीत जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड रिमेंबर, योर हैप्पीनेस इज योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड।